आइए आज समझते हैं शनि देव के गोचर फल में जो कुछ डर घबराहट फैला हुआ है तो उसके सही मायने क्या है। सबसे पहला, शनि की साढ़े साती। दूसरा, उसी शनि के गोचर में छोटी दो ढैयाएँ, एक शनि से चौथे घर में, चंद्रमा से चौथे घर में जब शनि का गोचर होता है, और दूसरा चंद्रमा से अष्टम घर में जब शनि का गोचर होता है। और सबसे प्रचलित साढ़े साती मतलब चंद्र से 12वें घर में, चंद्रमा के ऊपर से और चंद्रमा के से दूसरे घर में जब शनि महाराज गोचर करते हैं तो ये साढ़े साती कहलाती है। अब ये जो कुछ भी ढैया है, साढ़े साती है, इस शब्दों का कहीं पर भी प्रयोग किसी आचार्यों ने नहीं किया है। कहने का मतलब साढ़े साती, छोटी ढैया, बड़ी ढैया, ऐसी कोई भी शब्द प्रयोग शनि के गोचर में किसी भी आचार्य ने नहीं किया है। आचार्यों ने शनि महाराज के गोचर को शुभ या अशुभ वही संदर्भ में समझ में दी हुई है। जैसे कि गोचर फल में चंद्रमा से जब 12वें घर में शनि आते हैं तो इन्हें अशुभ माना जाता है। चंद्रमा से ऊपर मतलब चंद्रमा जिस राशि में है उसी राशि में जब शनि महाराज गोचर करते हैं तो उन्हें भी अशुभ गोचर कहा गया है। तीसरा, चंद्रमा से दूसरे घर में जब शनि गोचर करते हैं तो इन्हें भी अशुभ गोचर माना गया है। इसी तरह चंद्रमा, लग्न कुंडली के जो चंद्रमा है, जो जिस राशि जिस भाव में बैठे हैं, उससे चौथे घर में जब शनि का गोचर हो तो छोटी ढैया मानी जाती है। इसी प्रकार लग्न कुंडली में चंद्रमा जिस राशि जिस भाव में बैठे हो, इससे अष्टम भाव में शनि जब गोचर करे तो इन्हें अष्टम शनि यानी और एक छोटी ढैया मानी जाती है। इन सभी गोचरों को अशुभ मान करके विश्व में सभी लोगों को एक ऐसा डर फैला हुआ है कि जैसे अगर इस प्रकार की ढैया हुई तो ये बस जिंदगी में किसी प्रकार का पॉजिटिविटी, शुभत्व प्राप्ति नहीं होगा। तो आइए आज समझते हैं इसका क्या उद्देश्य है। तो इस गोचर को समझने के लिए, साढ़े साती के शुभ या अशुभ फल को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझ लेना चाहिए कि गोचर ग्रह किसी भी भाव से जब गोचर करते हैं, वो चाहे शनि हो, गुरु महाराज हो, राहु हो या कोई भी ग्रह हो, वो सिर्फ उस भाव में जो फल है उस फल को जागृत करते हैं। गोचर ग्रह कभी भी जो जातक के जीवन में नहीं होने वाली घटना है या जो होने वाली घटना है उसी को मात्र जागृत करते हैं। नहीं होने वाली घटना जो को कभी भी जागृत या उसका फल नहीं देते हैं। तो शनि से, चंद्रमा से शनि जब 12वें घर में निकलता है तो सबसे पहले समझते हैं कि आचार्यों का क्या उद्देश्य रहा होगा, जहाँ पर शनि महाराज के गोचर को अशुभ और कुछ भावों में चंद्रमा से शनि गोचर करे तब उनको शुभ क्यों माना गया। अब देखो, चंद्रमा जो इंद्रियों के कारक है, 10 इंद्रियों का वो मन के माध्यम से, मन के द्वारा संचालन करते हैं। अब हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की हम धरोहर अगर समझे तो आत्मा की जो गति है वो मोक्ष की गति है। यानी जो भी आत्मा जीवन पाता है या देह में आकर के जब नया जीवन जीता है तो उसका हर जन्म में ध्येय, उद्देश्य यही रहता है
कि ऐसे कर्मों को करते रहे जिससे वो जन्मों जन्म में धीरे धीरे करके आगे मोक्ष के प्रति आगे बढ़ता चला जाए। अब चंद्रमा जो इंद्रियां है उससे 12वां घर, तो 12वां घर दो प्रकार से देखना पड़ता है। एक, या तो 12वें घर में मोक्ष है, तो मोक्ष कैसे है कि अगर भोग का त्याग किया जाएगा, जो भी सुख सुविधा प्राप्त है उसका त्याग किया जाएगा, तो मोक्ष के प्रति वो आत्मा अग्रसर होगा। और दूसरी तरफ अगर मोक्ष का कोई उद्देश्य नहीं है तो उस भोग को, उस सुख को वो भोगता चला जाएगा, तो वो मोक्ष से दूर होता चला जाएगा। तो हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि चंद्रमा से 12वां घर और इस जातक के जीवन का उद्देश्य क्या है। अब जातक हम देखते हैं तो आज की तारीख में किसी भी जातक के प्रश्न में हम ये नहीं पाते कि गुरु महाराज, गुरु जी ये देखिए कि क्या मेरी इस जन्म में सदगति होने वाली है, क्या मेरे आत्मा को इस जन्म में मोक्ष मिलने वाला है ना। हमें तो प्रश्न यही आता है कि मेरा घर कब बनेगा, मेरा मकान कब बनेगा, मेरी नौकरी कब लगेगी, मेरा विवाह कब होगा। तो इस प्रकार से बंधन में जुड़ने का ही प्राय प्रश्न होता रहता है। किसी भी जातक का बंधन से मुक्त होने का तो प्रश्न होता ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले चंद्रमा जो एक जन्म लग्न है, उस जन्म लग्न से 12वें घर में क्या भोग है या मोक्ष है, वो संपूर्ण 12वें घर का आकलन करके पराशरीय सिद्धांतों के एप्लीकेशन से उसका आकलन करके निश्चित करना पड़ेगा कि इस जातक के चंद्र से 12वें घर में भोग है या मोक्ष है। अगर वो 12वां घर अशुभ है, मतलब उसमें मोक्ष के लिए या भोग के लिए कोई ज़्यादा परिस्थिति बनी हुई है और जातक की इच्छा भोग की नहीं मोक्ष की है और उसको भोग प्राप्त होता है तो भी प्रॉब्लम। जातक की इच्छा भोग की है और वो भोग ना मिले तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें एज ए ज्योतिषी ये निश्चित करना पड़ेगा कि जातक का 12वां घर क्या इंगित करता है, तब जाकर के वो शनि शुभ या अशुभ फल करेगा वो निश्चय होगा। तो ऋषि मुनियों ने कहीं पर 12वें घर में चंद्रमा से 12वें घर में गोचर को अशुभ माना है। तो वो अशुभ कैसे हुआ? अगर मुझे जो मोक्ष चाहिए वो मोक्ष नहीं मिल रहा है, मोक्ष के प्रति वो अग्रसर नहीं हो रहा हूँ मैं उस समय में, तो मुझे अच्छा नहीं फल मिल रहा है कह सकते हैं। और अगर मुझे भोग चाहिए और भोग की प्राप्ति नहीं है तो मुझे अच्छा फल नहीं मिल रहा है, वो मैं मान सकता हूँ। पर ये बहुत ही गुढ़ार्ध के साथ ऋषि मुनियों ने इसको दिया हुआ है। आगे बढ़े, जब इसी इंद्रियों के कारक, मन के कारक चंद्रमा के ऊपर से सब शनि महाराज का गोचर निकले, तो वहाँ भी यही परिस्थिति होगी कि क्या इंद्रियों को सुख चाहिए या इंद्रिया सुख का त्याग करने की सोच रहा है। वहीं चंद्रमा से दूसरे घर में जो लग्न से दूसरा घर जो धन का कहलाता है, राइट, वहाँ अगर चंद्रमा से दूसरे घर में धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए अशुभत्व प्राप्त है और वहीं शनि गोचर करेगा, तो वो जो फल होगा, अशुभत्व होगा तो अशुभत्व, शुभत्व होगा तो शुभत्व को ट्रिगर करेगा, को जागृत करेगा। तो ये अशुभ मात्र गोचर नहीं है। शनि का गोचर किसी भी भाव में 12 भावों में जब शनि महाराज गोचर करते हैं तो उनका एकमात्र लक्ष्य है कि उस भाव में जो कुछ भी फल इस जन्म में इस जातक को मिलना है
उसको देते हैं, उसको जागृत करते हैं, वही फल उसको मिलता है। उसी प्रकार चंद्रमा से चौथे घर यानी सुख की प्राप्ति, वाहन मकान के सुख की प्राप्ति, जमीन जायदाद के सुख की प्राप्ति। दूसरे घर में हमने देखा जहाँ बैंक बैलेंस की बात है, लिक्विड फंड की बात है, राइट, अचर चर संपत्ति की बात है, ज्वेलरी की बात है, तो उस प्रकार के धन की बात हुई। चतुर्थ घर में जब चंद्रमा से देखेंगे तो वो होगा अचर संपत्ति की बात, मतलब वाहन मकान मातृ सुख और हर प्रकार के सुख। तो जो चंद्रमा से चौथे घर में लिखा होगा, पराशरीय सिद्धांतों के आधार पर जो फल हम देखेंगे कि ये चौथा घर शुभ बना है या अशुभ बना है, तो ये सुख की प्राप्ति होगी या इस सुख से वंचित होगा, या जो सुख है वो भी चला जाएगा। इसी प्रकार चंद्रमा से अष्टम घर में जब शनि महाराज गोचर करेंगे तो अष्टम भाव ओवरऑल अशुभ नहीं है। कैसे? अष्टम भाव तो आयुष्य का भाव है। अब जब जातक इस कलयुग की या किसी भी प्रकार के इस दुनिया से मतलब एग्जिट करता है, राइट, देह का त्याग करता है, तो उसके लिए तो इस दुख भरी दुनिया को छोड़ना एक सुख की बात हुई ना। उसके परिजनों के लिए ये दुख की बात है कि वो उनका साथ छोड़ करके चले गए। तो इसलिए आयुष्य जहाँ से देखा जाता है वो अशुभ नहीं है। तो अशुभ क्या है? लग्न यानी चंद्र लग्न, जो मन है, वहीं से उस मन की जो भी प्राप्तियां हैं, उनको जो सुख चाहिए वो सुख उसको मिलेगा तो वो उसको सुख की अनुभूति होगी। अगर वो सुख का नाश होगा या जो कुछ भी उसके पास है उसका नाश होगा तो उसको दुख मिलेगा। तो चंद्रमा से जो अष्टम भाव है वो इसी प्रकार इंद्रियों के सुख का या तो नाश है या तो प्राप्ति है। तो वो कब पता चलेगा? अब अष्टम भाव को पराशरीय सिद्धांतों से पूरी तरह जब आकलन करेंगे तभी समझ में आएगा कि चंद्रमा से अष्टम भाव में जब शनि गोचर करेंगे तो उसको शुभ परिणाम देंगे या अशुभ परिणाम देंगे। तो ये तो हुई ऋषि मुनियों ने दी चंद्रमा के अशुभ गोचर की बात। अब आइए एक उदाहरण ये लेते हैं कि जहाँ से चंद्रमा को ऋषि मुनियों ने, चंद्रमा से शनि के गोचर को ऋषि मुनियों ने शुभ माना है। चंद्रमा से 11वें घर में लाभ के भाव में, राइट। तो जब लाभ की बात आती है तो लाभ अगर हम पाने के लिए जब किसी से जुड़ते हैं तो वो बंधन में जुड़ेंगे। अब जब बंधन में जुड़ेंगे तो मोक्ष में क्या आएगी? बाधाएं होगी। और लाभ को जब अगर हम छोड़ेंगे तो बंधन से मुक्त होंगे और मोक्ष के प्रति अग्रसर होंगे। तो यहाँ भी दोनों प्रकार से या तो हमें लाभ को पाना है और दुख को, दुख से ज़्यादा बंधन पे आना है और मोक्ष से दूर जाना है, और या तो हमें लाभ को छोड़ना है और मोक्ष के प्रति आगे बढ़ना है। तो यहाँ खाली सुख नहीं है, अच्छा नहीं है, यहाँ पर भी शुभत्व और अशुभत्व सब कुछ है। कहने का तात्पर्य एक ही बनता है सभी उदाहरणों से कि शनि महाराज गोचर में जिस किसी भी भाव से गोचर करेंगे उस भाव में लिखे फल को, इस भाव में जो पहले से फल है उसी फल को जागृत मात्र करेंगे। तो ज्योतिषाचार्यों को और सभी को ये समझना चाहिए कि इस शनि के गोचर में जिस किसी भी भाव में क्या फल है, शुभ है तो शुभ, अशुभ है तो अशुभ फल कहना चाहिए। और वो मात्र 7.5 चतुर्थ शनि छोटी ढैया, अष्टम शनि अष्टम ढैया मात्र में नहीं है। जहाँ पर ऋषि मुनियों ने गोचर को शुभ कहा है, चंद्रमा से शनि के गोचर को, वहाँ भी अशुभत्व प्राप्त हो सकता है। तो इसीलिए इस परिप्रेक्ष्य को समझकर हमें चंद्रमा से या लग्न से या किसी भी ग्रह से शनि महाराज के गोचर को समझना चाहिए। किसी भी गोचर से डरने की आवश्यकता नहीं है। अपने उत्कृष्ट ज्ञानी दिव्यज्ञ ज्योतिषाचार्य को ये प्रश्न करें
कि मेरे इस शनि के गोचर के दौरान उस भाव में मुझे पॉजिटिव शुभ परिणाम मिल रहा है या अशुभ परिणाम मिल रहा है। तो इस प्रकार से किसी भी भ्रांति में ना रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।